अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि लेक्चर आज का हमारा होगा ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में दो तरह की होती है, दो तरह के जैसे कि एनिमल्स हैं, खुश्की पे रहते हैं, दूसरे पानी में रहते हैं। तो इनके अलग अलग जो है वो ओस्मो रेगुलेशन हम देखेंगे। और जो पानी में रहते हैं उनको मज़ीद डिवाइड किया गया है दो तरह के एनिमल्स में, जैसे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स और मेरीन वाटर एनिमल्स। तो पहले देखते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उनमें कैसे होती है, फिर वाटर की तरफ मूव करते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, तो मैं रीड भी करता जाऊँगा और आपको मज़ीद उसके बारे में जो है वो बताता भी जाऊँगा कि ये जो है मतलब यहाँ पे क्या कहा जाता है। Mechanism of osmoregulation is also very important for all groups of animals, whether inhabiting land or water। यहाँ पे इसने कहा है कि osmoregulation जो है वो हर तरह के एनिमल्स, हर तरह के जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो लैंड डिवेलर हो या पानी में रहने वाला हो, दोनों के लिए जो osmoregulation है वो इम्पोर्टेंट है, अहम है। Unlike plant cells, animal cells when placed in hypotonic solution, unlike plant cells, animal cells when placed in hypotonic solution burst due to continuous absorption of water। यहाँ पे बताता है कि इसने एनिमल सेल और प्लांट सेल को आपस में कंपेयर किया है कि अगर हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो वो बस्ट नहीं होगा, बल्कि फ्लेक्सड हो जाएगा, सेल वॉल की वजह से बस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम एनिमल सेल को रखेंगे तो एनिमल सेल जो है वो बस्ट हो जाए, कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन की वजह से बस्ट हो जाएगा। इससे आगे है, ऑन द कॉन्ट्रेरी दे वुड श्रिंक एंड डाई इफ कॉन्स्टेंटली प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। यहाँ पे इसने कहा है कि अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में एनिमल सेल को रखा जाता है तो एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी एनिमल सेल के अंदर जो वाटर है वो वाटर सारा जो है मतलब बाहर की तरफ एंडोऑस्मोसिस के थ्रू वो वाटर लूज कर देगा, और जो एनिमल सेल है वो बिल्कुल ही श्रिंक होकर सुकड़ जाएगा। However, the normally uptake and loss of water are in balance for proper survival of cell। इसने बोला है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल अपटेक जो है अपना वाटर का, या फिर नॉर्मल अपटेक वाटर का और नॉर्मल लॉस वाटर का अगर होता है तो ऐसे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बैलेंस रहती है सेल के अंदर और सेल के बाहर। अब चलते हैं ओस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, खुश्की पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर मोर लाइकली टू लूज वाटर बाय एवापोरेशन थ्रू देयर परमिएबल सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे इसने कहा है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो खुश्की पे रहने वाले जानदार होते हैं, वो जैसे कि उनकी जो एक्सटर्नल एपिडर्मिस है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड है, यानी कि वहाँ पे कोई वाटर मीडियम नहीं है, ये जो है डायरेक्टली एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट में। तो इसी वजह से यहाँ से जो है वो वाटर का लॉस होने के खतरात ज़्यादा होते हैं। Among various animal groups, only arthropods and vertebrates became the most successful land dweller। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि भाई सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स कौन से ग्रुप के एनिमल्स हैं, तो वो आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स हैं जो कि सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स हैं। यानी कि आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट जो हैं वो ज़्यादातर लैंड पे रहने की काबिलियत रखते हैं। वो क्यों? दे हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड। वो सक्सेसफुल लैंड डेवलपर इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनाए हुए हैं, जैसे उन्हें कोई परेशानी ना हो लैंड पे रहने में। यानी कि अगर वाटर लॉस होता है तो वाटर को कंजर्व कैसे करना है, या ऐसे ही काफ़ी कुछ जो है मतलब उनके वाटर को जो है उन्होंने बैलेंस रखा हुआ है कुछ स्ट्रेटजीज़ की वजह से, जो कि हम आगे देखेंगे। जो पहली स्ट्रेटजी है वो है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स। यहाँ पे कहेगा कि भाई टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू एक्सटर्नल सरफेस, वर्टिब्रेट लाइक एनी reptiles, birds and mammals have waterproof keratinized epidermis। यहाँ पे बोलता है कि
वाटर के लॉस को बचाने के लिए, वाटर के लॉस को कम करने के लिए जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस सरफेस है वर्टिब्रेट की, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, वहाँ पे एक वाटरप्रूफ केराटिनाइज्ड कवरिंग होती है, यानी कि एक लेयर होती है, एक खाल होती है जो कि वाटर को ऐसे ही नॉर्मली जो है वो बाहर नहीं जाने देती। वाटरप्रूफ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस होती है वहाँ पे मौजूद। Similarly, the insects have developed an external waterproof layer called cuticle। इसी तरह जो इंसेक्ट्स हैं टेरेस्ट्रियल लैंड, यानी कि लैंड में जो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके पास भी एक वाटरप्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग है, लेकिन वो केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस नहीं है, वो है क्यूटिकल। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। दूसरा कहता है कि भाई स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसके ज़रिए भी जो है वो वाटर की बैलेंस होती है। देखते हैं कैसे होगी। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रिएट यूरिक एसिड एज नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ से सवाल आ सकता है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट जो है वो किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट लूज़ करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, खारिज करते हैं, तो वो है यूरिक एसिड। अब दूसरा एमसीक्यूज है कि विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या यूरिक एसिड जो है वो सोल्यूबल है? तो वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो। इट इज़ स्टोर्ड टेम्परली इन क्लोका वेयर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट बिफोर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी इन द सेमी फ्लूइड फॉर्म। बोलता है कि ये जो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, ये यूरिक एसिड खारिज करते हैं, तो ये यूरिक एसिड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ये यूरिक एसिड जो है वो क्लोका एक रीजन है उस बॉडी में, उस रीजन में ये कुछ टाइम ठहरता है, और वहाँ पे जो है इसमें जो वाटर बचा कुचा होता है, वाटर उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसके रिमूव होने से पहले इसके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर ये सेमी फ्लूइड फॉर्म में जो है वो एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो है वो इसे एक्सक्रिएट कर देंगे। अब सी जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो बोलती है कि भाई यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर का इस्तेमाल जो लैंड डिवेलर्स हैं, वर्टिब्रेट और अर्थ्रोपोड जो सक्सेसफुल लैंड डिवेलर्स हैं, वो मेटाबॉलिक वाटर का यूज़ कैसे करते हैं। सम मैमल्स लाइक कैमल, कैंगरू रेट एटसेट्रा मेक यूज़ ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट्स। अब बोलता है कि कुछ मैमल्स हैं जैसे कि कैमल, कंगारू रेट, इस तरह के और भी एनिमल्स हैं जो कि वाटर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि बॉडी फैट्स, जो हमारे अंदर बॉडी फैट्स हैं, फैट हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, वो जब टूटते हैं तो उनसे वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर बनता है, तो वो उस वाटर को भी यूज़ में लाते हैं। इस तरह से वो यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर करते हैं। इसके बाद है डी, मैमल्स डू रिटेन सम यूरिया इन देयर किडनी वेयर इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हाँ, यूरिया जो है वो एक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो कि इस यूरिया को स्टोर कर लेते हैं अपनी किडनी में, क्योंकि यूरिया की खासियत ये है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब मैमल्स यूरिया को स्टोर करते हैं अपनी किडनी में, जब वाटर किडनी से जो आके किडनी के थ्रू मूव करता है, तो वो उस वाटर को रोक लेते हैं और वही वाटर जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये थी स्टोरिंग द वेस्ट, डी, स्ट्रेटजी नंबर डी। अब इसके बाद चलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तो हमने एक्वेटिक जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म देखा कि वो कैसे जो है वो वाटर को मेंटेन कर रहे थे। अब देखते हैं कि एक्वेटिक यानी फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो अब जो है वो खुद की जो उनका बॉडी फ्लूइड है उनमें वो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस कैसे रखते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्वेटिक फ्रेश वाटर एनिमल्स में पहले है ऑस्मोरेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जो ऑस्मोरेगुलेशन होती है यानी मेंटेनेंस होती है। फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्ट लाइक अमाबा पैरामीशियम। अब फ्रेश वाटर में रहने वाले कुछ हमारे पास प्रोटॉक्टिस्ट हैं जैसे कि अमाबा और पैरामीशियम एटसेट्रा। बियर वन और मोर मेम्ब्रेन बाउंडेड टिनी सेक
कॉल्ड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। अब जो हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटॉक्टिस्ट हैं जैसे कि अमाबा और पैरामेशियम, इनकी जो सेल है, इनके सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटी सी इतनी सेक थैली की तरह एक उनके पास स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। सिंस सच फ्रेश वाटर protoctists have higher osmotic pressure than their surrounding water, so the water constantly comes in by endoosmosis। यहाँ पे बोलता है कि इस तरह के जो प्रोटॉक्टिस्ट हैं उनकी जो बॉडी फ्लूइड है, उनका बॉडी फ्लूइड हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है जबकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो उस वजह से वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, कॉन्स्टेंटली वाटर अंदर आता है। इफ़ इट इज़ नॉट रेगुलेटेड, अगर इस वाटर को हम मेंटेन नहीं करें वो, द ऑर्गेनिज्म वुड बस्ट, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वाटर हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर उस वाटर को रोका ना जाएगा तो उस कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से बॉडी जो है वो बस्ट भी हो सकती है फ्रेश वाटर एनिमल्स की। तो प्रोटॉक्टिस्ट हैं जो अमाबा और पैरामेशियम, तो वो इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर द एक्सेस वाटर, ज़्यादा वाटर इज स्टोर्ड इन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। अगर ज़्यादा पानी आ जाता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आता है और वो स्टोर होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल में। आफ्टर इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जब फिल हो जाता है कम्प्लीटली, जो मतलब फिल होके फ्लेक्सड हो जाते हैं, वाटर इज़ डिस्चार्ज आउट ऑफ द सेल थ्रू पोर इनटू द सराउंडिंग वाटर। तो वो जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल फुल हो गया वाटर से, तो वाटर पोर की मदद से सराउंडिंग वाटर में जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, यानी कि खारिज हो जाता है। अब चलते हैं बी, ऑस्मोरेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर में रहने वाले जो जानवर हैं, लाइक फिशेज हैव अ हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड देन द सराउंडिंग वाटर। फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि फिश का जो बॉडी फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है सराउंडिंग वाटर के हिसाब से। thus they remove excess water by passing large quantities of very dilute urine। तो उसी हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड की वजह से वो जो डाइल्यूट यूरिन वो एक्सक्रिएट करते हैं बड़ी लार्ज क्वांटिटी में। ड्यूरिंग एक्सक्रिएशन प्रोसेस, यहाँ पे समझने वाली बात है, दे लूज सम इसेंशियल आयन्स एज वेल, however this is overcome by actively absorbing selected ions from outside through gills। तो ये जो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस हैं, इनकी जो बॉडी फ्लूइड है वो है हाइपरटोनिक। इस हाइपरटोनिक होने की वजह से लार्ज क्वांटिटी में जो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं, उस यूरिन में कुछ इसेंशियल आयंस, कुछ ज़रूरी आयंस मौजूद होते हैं जो कि उसके साथ बाहर रिमूव आउट हो जाते हैं। तो इस पे ओवरकम करने के लिए, इस आयन को वापस जो है वो गेन करने के लिए गिल्स के थ्रू जो है वो इस पे ओवरकम करते हैं, ये हासिल कर लेते हैं बाय एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेलेक्टेड आयंस फ्रॉम आउटसाइड थ्रू गिल्स। अब है ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक मेरीन एनिमल्स, लास्ट है और आसान है। मेरीन बोनी फिशेस, मेरीन वाटर में यानी साल्टी वाटर, सी वाटर में रहने वाले जो बोनी फिशेस हैं, हैव हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। ये चीज़ हमने याद रखनी है कि भाई फ्रेश वाटर में जो फिशेस हैं उनका बॉडी फ्लूइड हाइपरटोनिक है, जबकि मेरीन वाटर, साल्टी वाटर, सी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट या बॉडी फ्लूइड कहें वो हाइपोटोनिक है। सो दे आर लायबल टू लूज वाटर। तो इस वजह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन होने की वजह से वो वाटर लूज करते हैं। दस इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, सेफ करने के लिए, दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर, वो वाटर को पीती रहती है जिससे कि उनकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन कम ना हो जाए, क्योंकि हाइपोटोनिक है, वाटर जो है बाहर की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ अगर वाटर मूव करता है कंटिन्यूसली
तो उनकी बॉडी जो है वो वाटर से रन आउट हो सकती है, यानी कि वाटर कैन रन आउट फ्रॉम द बॉडी। इस वजह से वो वाटर पीती रहती हैं कि जिससे कि वाटर की कंसंट्रेशन कम ना हो जाए। The salts taken in along with water are actively excreted by special excretory cells in their gills। अब जो साल्ट मेरीन एनिमल्स हैं, अगर फिश की मिसाल लें तो फिश में गिल्स होती हैं। वो मेरीन वाटर जो है उसे हम कहते हैं साल्ट, कहते ही साल्टी वाटर हैं, यानी उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और जो फिशेस हैं वो उस वाटर को कंटिन्यूसली उन्होंने जो है वो टेकन करना होता है, पीना होता है वाटर को कंटिन्यूसली। तो उस वाटर में जो साल्ट ज़्यादा आ रहा होता है, उस साल्ट को बाहर एक्सक्रिएट भी करना होता है। तो वो एक्सक्रिएट होता है, स्पेशल एक्सक्रिएटरी सेल्स होते हैं फिशेस की गिल्स में मौजूद। वहाँ से ये साल्ट जो है वो वाटर साल्ट मूव आउट होता है, वाटर मूव आउट हो जाता है। Moreover, the filtration rate in their kidney is very low, so small quantity concentrated urine is excreted। ये भी बात जो है वो याद रखने की है कि भाई मेरीन वाटर में जो फिशेस हैं, क्या उनकी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो लो है या फास्ट है? तो वो लो है, यानी कि किडनी बिल्कुल ही कम काम कर रही होती हैं, क्योंकि गिल्स जो है वो गिल्स में स्पेशल एक्सक्रिएटरी सेल्स हैं जिनकी वजह से वो वाटर को मूव आउट कर देती है और किडनी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। सो स्मॉल क्वांटिटी कंसनट्रेटेड यूरिन इज एक्सक्रिएटेड। तो कुछ ही कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जो एक्सक्रिएट आउट होता है। क्योंकि कंसनट्रेटेड इस वजह से स्मॉल क्वांटिटी में होगा क्योंकि वो उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन है नहीं। कंसनट्रेटेड यूरिन हम कहते ही उसे हैं जिसमें साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। तो इसके बाद जो लास्ट है शायद वो है, अब बॉक्स में कोई चीज़ बताई गई है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में। तो वो देखते हैं कि किस तरह के एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का मतलब क्या है। मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि साल्ट सी वाटर में रहने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और एज वेल एज हेग फिशेज हैव आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स, सो दे डू नॉट हैव ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यहाँ पे इसने कहा है कि मेरीन वाटर में रहने वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं और उसके अलावा हेग फिशेस जो है, उनका बॉडी फ्लूइड और सराउंडिंग में जो वाटर है वो आइसोटोनिक होता है, यानी कि उन्हें कोई ख़तरा ही नहीं है वाटर लूज़ करने का। तो इस वजह से उनके पास ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म किसी ख़ास तरह का नहीं होता। सच एनिमल्स आर टर्म्ड एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। तो इस तरह के एनिमल्स जिनमें ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना हो, इस तरह के एनिमल्स जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो, हम उन्हें आइसो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। अनलाइक मेरीन बोनी फिशेस, sharks and rays maintain relatively slightly hypertonic osmotic pressure of body fluid than their surrounding by storing high concentration of urea in their body। अब मेरीन बोनी फिशेस की बात नहीं करते, यहाँ पे शार्क्स और रेज की बात की गई है। वो मेंटेन करते हैं स्लाइटली हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर उनकी बॉडी का, जैसे कि वो कैसे करते हैं, फ्लूइड इन देयर सराउंडिंग बाय स्टोरिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन देयर बॉडी। अपनी बॉडी में जो है वो यूरिया की हाई कंसंट्रेशन स्टोर करके जो है वो हाइपरटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया हुआ होता है उन्होंने। दस दे डू नॉट हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, और उसी वजह से उन्हें वाटर लॉस, वाटर को खोने की या वाटर को लूज़ करने की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। क्योंकि यूरिया, जैसे कि हमें पता है कि यूरिया अगर किडनी में मौजूद होगा या बॉडी में मौजूद होगा तो वो वाटर को रिटेन करेगा, वाटर को वापस भेजेगा, यानी रिमूव नहीं होने देगा वाटर को। Thus they don't have problem of water loss. Excess salts are removed by special glands in their rectum। अब रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, पहला सीकम, कोलोन और तीसरा रेक्टम। तो रेक्टम के पास स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिन ग्लैंड्स की मदद से जो मेरीन वाटर, साल्टी वाटर होता है, जो साल्ट आता है उस वाटर में फिशेस, ये जो शार्क्स और रेज की बॉडी में, तो वो रिमूव आउट हो जाता है। स्पेशल ग्लैंड्स साल्ट ग्लैंड्स
की मदद से, जो कि उनके रेक्टम में मौजूद होती हैं। तो इतना था लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।